गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रिक्स। ये टॉपिक हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका में लैंड हो गए हैं और 3 डेज़ की ब्रिक्स समिट जो है वो जो 22 अगस्त से शुरू हो रही है उसके ऊपर जो है वो मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। तो ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग है जो 2019 से जो है पहली बार कंडक्ट की जा रही है। इस बार लगभग 40 कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहती हैं और ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स के ऊपर भी जो है एक मेजर आइटम रहेगा एजेंडा का, डिस्कशन का। ठीक है। अब इंट्रा ब्रिक्स ट्रेडिंग जो है कि हम नेशनल करेंसीज में करें, ये भी एक फोकस रहेगा ब्रिक्स समिट का। ठीक है। तो जो ब्रिक्स समिट है वो पहली बार हो रही है जब से इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है एलएसी रीजन में। और इंडिया जो है अभी बस 2 हफ्ते बाद ही जो है ब्रिक्स समिट के G20 समिट भी जो है वो होस्ट करने वाला है। पीएम मोदी जो चाहते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं वो पूरी अपनी अटेंडेंस दें G20 समिट में, इंक्लूडिंग ऑल ब्रिक्स मेंबर्स। और इंडिया जो है वो चाइना और रशिया से कोऑपरेशन भी चाहता है, क्योंकि चाइना और रशिया क्या कह रहे हैं कि जो है कॉमन लैंग्वेज लीडर्स की एक डिक्लेरेशन के लिए जो है वो जो है फाइंड की जाए। और लीडर्स डिक्लेरेशन इंडिया जो है वो अपनी हिंदी में भी उसको लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो इशू करना चाहता है, लेकिन चाइना और रशिया उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है। ब्रिक्स की जो फोरम है उस पर भी इंडिया ये भी डिस्कस करेगा कि क्या स्टैंड रखना है यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज और डेट फाइनेंसिंग और अदर चीज़ों के ऊपर, जो कि G20 में खासकर जिसको बाद में अडॉप्ट किया जाएगा। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 मेजर इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ वर्ल्ड टेरिटरी, 23% ऑफ ग्लोबल GDP और 18% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था ब्रिक। ठीक है। ये तो एक इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है ये टर्म बनाया गया था और एक इनफॉर्मल मीटिंग की गई रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में ऑन द साइडलाइंस ऑफ G8 आउटरीच समिट इन रशिया 2006 में। फिर 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट हुई रशिया में, क्योंकि तब तक साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना तब ये ब्रिक्स बना। 2015 में हमने नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और क्यों बनाया गया था, क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स क्यों हुई थी? क्योंकि इंडिया और बाकी की एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है वो यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी कि वो अपने डोमिनेशन रख रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स और इंस्टीट्यूशंस में। और जब से 1991 के बाद से USSR कोलैप्स हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक सोल सुपर पावर बन गया, तो उसकी भी एक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को बनाना इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर ये 5 कंट्रीज़ आपस में भी कोऑपरेशन करने के लिए जो है तैयार थी और उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो है एक नमूना पेश किया एक तरह से न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पर। 2015 में जो है ये बनाया गया टू चैलेंज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है। तो ब्रिक्स का क्या अगर हम देखें रोल है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट ये इसके सबसे जो है फ्लैगशिप आउटकम्स हैं ब्रिक्स के। और ब्रिक्स जो है वो एक इकोनॉमिक पिलर की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो अपना डाइवर्सिफाई होके इतना बढ़ चुका है कि वो सिक्योरिटी, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, सिविल सोसाइटी, इन सब फील्ड में जो है वो जा चुका है। ठीक है। एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करता है ताकि मल्टीलैटरलिज्म के जो है केस में इसको रिफॉर्म किया जा सके, जैसे यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म करवाने हों। ठीक है। तो ये ब्रिक्स जो है अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रिज की तरह देखता है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चाइना और रशिया जो है वो वेस्ट को एक सस्पिशन के थ्रू देखते हैं। इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में खासकर US के साथ जो है वो अपना अलायंस आगे बढ़ाती जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशंस आगे बढ़ाती जा रही है। तो एक तरह से ये इसमें चैलेंज है ब्रिक्स का। बायलैटरल डिफरेंसेस भी हैं खासकर इंडिया और चाइना के बीच में। डाइवर्सिटी है सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम्स में। इंडिया जैसी एक डेमोक्रेसी है, चाइना एक ऑटोक्रेसी है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है मेंबर कंट्रीज़ में। ठीक है। तो बहुत से चैलेंजेस हैं ब्रिक्स के जो उनको काउंटर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमेटी ऑन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ये इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 14 मेंबर कमेटी जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो स्टॉल्ड पड़े हैं उनको एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। ये कमेटी जो है अमिताभ कांत
उनकी जो है चेयरपर्सनशिप में बनाई गई थी। और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूपी और हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट के जो है ऑफिशियल्स, आईबीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, रेरा के जो ऑफिशियल्स हरियाणा और यूपी के, वो इसमें सब इन्वॉल्व थे। अब अगर हम फाइंडिंग्स देखें इस कमेटी की, तो उन्होंने कहा है कि एज़ पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का डेटा 4.12 लाख जो है ड्वेलिंग यूनिट्स मतलब होम्स, 4.08 लाख करोड़ के जो हैं वो अभी तक स्ट्रेस्ड हैं, और 2.4 लाख जो है इसमें से वो नेशनल कैपिटल रीजन में है, मतलब 44% तो सिर्फ एनसीआर रीजन में ही है, 21% जो है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। मेन रीज़न जो है स्ट्रेस का वो ये है कि फाइनेंशियली वाइबल नहीं है ये, ठीक है। अब अगर इसको प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है तो हमको जो है फंडिंग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियली वाइबल बनाना पड़ेगा। तो कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए हैं कमेटी ने। उन्होंने कहा है कि जो रेरा रजिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से इन्फोर्स किया जाए ताकि जो है रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि रिहैबिलिटेशन पैकेज दो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को दोबारा से चलाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि 3 साल का उनको टाइम दो कि 3 साल के अंदर वो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोबारा से डेवलपर्स बनाकर पूरा डिलीवर करें। ये ऐसा ही एक मॉडल जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो सामने रखा और उसके अच्छे जो हैं परिणाम देखने को मिले हैं। अब जो है कोर डेवलपर भी जो है वो डेवलपर्स अपने साथ ले सकते हैं, ताकि अगर वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो अपने साथ कोर डेवलपर को भी रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कहा है कि स्वामी फंड जो है उसकी एक डिटेल्ड स्कीम बनाओ कि कैसे उसको और यूज़ किया जा सकता है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को जो है वो फाइनेंस करने में, ठीक है। अब क्या इसमें दिक्कतें हैं? सबसे पहली बात तो दिक्कत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही जो है ये सारा फैसला लेना होगा। रिपोर्ट जो है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो है वो भेज तो दी है, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही इसको जो है वो फॉर्मुलेट करके जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। खासकर उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में उन्होंने तो ऑलरेडी जो है इसको जो है वो रिहेबिलिटेशन पैकेज जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, बट देखते हैं आने वाले टाइम में कि बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स कितना इसके ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें स्वामी स्कीम नवंबर 2019 में बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्वामी स्कीम, और ये डेट फाइनेंसिंग देने का काम करती थी स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। तो इसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स को रिलीफ भी दिया जाता है, और ये रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये स्कीम लाई गई थी। लगभग 1500 से भी ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आइडेंटिफाई करके और उसके बेनिफिट्स जो हैं स्कीम के उनको दिए गए। अब एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एडिक्वेट फंड्स की ना होने की वजह से स्टॉल्ड पड़े हैं, अफोर्डेबल या मिडिल इनकम कैटेगरी के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रेरा रजिस्टर्ड हैं, जो बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं लेकिन किसी वजह से रुके पड़े हैं, उन वो एलिजिबल हैं खासकर इस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए। उसके लिए एक स्वामी फंड भी बनाया गया है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड फंड है, कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको सेबी से रजिस्टर भी किया गया है। इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो SBI कैप वेंचर्स है। हर प्रोजेक्ट मैक्सिमम 400 करोड़ रुपये तक जो है वो इससे ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। तो ये बोर्ड है क्या एक्चुअली? ये फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है बैंक फ्रॉड्स को पकड़ने का। जब भी बैंक्स जो हैं अपने तरीके से जो है फ्रॉड को नहीं पकड़ पाते हैं और जब वो इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो CBI की इन्वेस्टिगेशन होने से पहले इन्वेस्टिगेशन जाती है एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के पास। तो इसमें चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ये बैंक ऑफिशियल्स या होल टाइम डायरेक्टर्स जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ में या पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो या फिर CBI जो है वो अगर कोई टेक्निकल मैटर की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो इस एडवाइजरी बोर्ड को कह सकता है कि आप उसके ऊपर एडवाइस दो, ठीक है। फिर जो है ये टाइम टू टाइम RBI को भी जो है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनपुट्स देते रहते हैं और इवन CVC को भी इनपुट्स देते रहते हैं कि कैसे बैंकिंग फ्रॉड रोके जा सकते हैं। अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखें, 1964 में इसको के संतनम कमेटी के द्वारा जो है वो रिकमेंडेशंस पर इसको बनाया गया था। कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, अल्टीमेटली ये सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं और लगभग
2 से ज़्यादा इसमें विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। तो अब इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन द्वारा। पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो है वो इस कमेटी में होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत एनकैप। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उन्होंने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप जो है वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली सेफ्टी स्टैंडर्ड दे रहा है मोटर व्हीकल्स के, जो कि 3.5 टन तक के हैं इंडिया में। और ये एक वैल्यूएबल टूल है कार कस्टमर्स के लिए कि अगर वो देखना चाहते हैं कि उनकी जो वो मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं उसकी क्रैश सेफ्टी की क्या रैंकिंग है। ठीक है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के बेसिस पर ये कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वॉलंटरीली अपने प्रोडक्ट्स को जो है रेटिंग्स ले सकते हैं और ये इन लाइन विद ग्लोबल एनकैप नॉर्म्स है। ठीक है। अब जैसे इसमें देखा जाएगा कि क्या फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट हुआ, मतलब कि क्या अगर टकराती है कार तो साइड इम्पैक्ट कैसा आता है, फ्रंटल इम्पैक्ट कैसा आता है, क्या कार में 6 एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स है क्या हर पैसेंजर के लिए एंड ऑल दैट। ठीक है। मतलब बेसिकली आपके सेफ्टी टेस्ट है कार का, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है। तो जो भारत एनकैप है ये एक यूनिफाइड रैंकिंग देगा एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों के ऊपर, जो क्या इम्पैक्ट क्या होगा उसके बेसिस पर ये रैंकिंग तैयार की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैत्री सेतु। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और बांग्लादेश का फ्रेंडशिप ब्रिज मैत्री सेतु जो है वो फंक्शनल होने वाला है। फेनी रिवर पर उसको बनाया गया है और ये 1.9 किलोमीटर्स लंबा है। सबरूम त्रिपुरा से शुरू होकर रामगढ़ बांग्लादेश तक जो है इसकी लेंथ होगी। और इसको बनाया किसने है? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज है। ठीक है। बेसिकली सिंगल स्पैन स्ट्रक्चर है जिससे कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक और कार्गो किया जा सकता है। अगर हम फेनी रिवर के बारे में देखें तो ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का पार्ट बनती है और ये साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और सबरूम टाउन से होती हुई जो है ये बे ऑफ बंगाल में मीट करती है। ऑफकोर्स बांग्लादेश के थ्रू भी जाती है। 116 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है और इसका जो है सोर्स है वो है बे ऑफ अपनी सोर्स से लेके बे ऑफ बंगाल तक इसकी 116 किलोमीटर्स की लेंथ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीमलेस M40। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेटा जो फेसबुक की कंपनी है उसने एक एडवांस्ड मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल AI ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडल जो है बनाकर दिया है जो कि है सीमलेस M40। बेसिकली ये कैपेबल होगा स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच और टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशंस के लिए लगभग 100 लैंग्वेजेस में। ये कई तरह का स्पोकन डेटा सोर्सेज को जो है इकट्ठे करके जो है बनाया गया है और ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन जो है वो एक ही बारी में दे देगा। ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि जब स्पीकर जो है वो एक ही टाइम पर कई लैंग्वेजेस में, 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अगर स्विच कर रहे हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएगा और अगर कोई जेंडर बायस है लैंग्वेज में तो उसको भी करेक्ट कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूपेक्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक जॉइंट एफर्ट जो है इंडिया और जापान की स्पेस एजेंसीज ने जो है वो शुरू किया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम पर। ये एक कोलैबोरेटिव वेंचर है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक रोवर और लैंडर यूज़ किया जा रहा है और एक बेस बनाया जाएगा मून के ऊपर। मतलब पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाएगी कि कैसे जो है वो मून के ऊपर बेस बनाया जा सकता है। जो जापानीज़ एजेंसी है वो रोवर बनाएगी, इसरो जो है वो लैंडर बनाएंगे और यूएस की एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इस प्रोजेक्ट पर जाएंगे। अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जो है ऑटोनोमस यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उन्होंने कहा है कि लूपेक्स मिशंस के लिए वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट देंगे जिससे कि सरफेस और सब सरफेस जो है जो कि खासकर परमानेंटली शैडोड पोलर रीजन है मून का उसमें मेजरमेंट्स की जा सकेंगी। फिर एक इंस्ट्रूमेंट होगा प्रतिमा नाम का जो कि वाटर आइस की इनसाइटू और जो है डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करेगा। फिर एक लिडेक्स होगा, लिडेक्स जो है बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स, जो चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करेगा वहाँ पर। और इस मिशन से हम वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द लूनर पोलर रीजन जो है वो ले पाएंगे। इससे ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के बारे में हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is BRICS. This topic is important for your international relations. PM Modi has recently landed in South Africa to take part in 3 days BRICS summit, which will begin from 22nd of August. This will be the first in-person BRICS summit since 2019, and this apart from many other agendas, the expansion of BRICS is on the card also. More than 40 countries have also shown an interest, and if you have been following the news, then PM Modi has also expressed that we should expand BRICS. So BRICS leaders are also going to take forward the intra-BRICS trading in national currencies. This initiative will also be talked about. And what is the significance for India with respect to this 15th BRICS summit? So this is the first in-person summit since the military standoff with China has started in 2020. And because India is also hosting the G20 summit 2 weeks later, this will be an occasion when Prime Minister Modi would want full attendance by the leaders of BRICS members. So India would also want more cooperation from China and Russia, who are blocking discussions on a common language for the leaders' declaration to be released at the G20 summit. So what is BRICS? So BRICS is basically bringing 5 major economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa together, which consists of 42% of the world population, 30% of world's territory, 23% of global GDP and 18% of world trade. So it was actually this name was actually founded by Jim O'Neill, who is a Goldman Sachs economist, but it was given from an investor's interest perspective in that during that time. Slowly it began to transform into into a grouping itself, and the first such summit happened in Russia, but it was BRIC summit because South Africa was not part of that summit at that time. Only in 2010 South Africa joined the group and it became BRICS. Okay, so since 2015 we also have this National Development Bank, which is also known as the BRICS Bank. So what is the rationale behind creation of BRICS? So since in the last few decades, India and other Asian and African countries have been criticizing the dominance of European and Western countries at international forums. And since 1991, especially when the USSR collapsed, the United States' sole superpower status had to be challenged. And to counter its influence, BRICS was formed later. So BRICS also aims to enhance cooperation between these 5 countries also. Okay, as we can see that we have created this new development bank and contingency reserve arrangement, which are the flagship outcomes of BRICS. So BRICS actually started off primarily with an economic pillar, but it has now diversified into security, health, science and technology, culture and civil society, and it is also working as a pressure group to seek reform of multilateralism. Okay, so it also acts as a bridge between developing countries and developed world, but it is not without its own challenges. For example, China and Russia, they view West with a lot of suspicion, but India is of course deepening its relations with the United States in the spheres of economy and technology. Also, there are bilateral differences between India and China. There is also diversity in terms of social, cultural and political systems. Like we have this burgeoning multilateral, pluralistic and democratic system, but China has its autocratic system. There is also economic slowdown faced by certain member countries, as recently we have seen China is also facing an economic threat. Okay, so the next topic is Committee on Stalled Real Estate Projects. This topic is important for your governance and economies topics both. So a 14-member committee which was constituted to examine stalled real estate projects has submitted its report on 21st of August, and it has submitted its report to the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. So it was chaired by Amitabh Kant. So it included officials from not just Union Finance Ministry, but from various other agencies, like also including the state governments of Uttar Pradesh and Haryana, like IBBI, National Housing Bank, RERA of these states. Okay, so this committee has found that an estimated 4.12 lakh dwelling units of 4.08 lakh crore have been stressed, and about 44% of them lie in NCR region, 21% of them lie in the Mumbai metropolitan region, and the main reason for the stress in these projects is because of lack of financial viability. So of course funding requirements have to be fulfilled if in case we want to kickstart this real estate stalled projects.
So what are the recommendations of the committee? So this committee is saying that RERA registration must be strictly enforced to bring greater transparency to these projects. Also, state governments should set up a rehabilitation package to get these stalled projects running again. And they have also outlined how Noida and Greater Noida through Uttar Pradesh government have given us a model how we can commit this these real estate developers into completing these projects. Even the developers should be allowed to get a co-developer on board to complete the work within 3 years. Okay, so Ministry of Housing and Urban Affairs can also prepare a detailed scheme for using the Swami fund so that we can proactively finance the stalled projects, and this should be sent to Finance Ministry. So, but there are certain challenges also. For example, land is a state subject, so the union government cannot interfere much. It can only suggest the state governments, but finally the entire implementation and policy formulation lies with the state governments. Okay, so Housing and Urban Affairs Ministry officials have also said that they are sending these reports to all states, who will decide on if and what they want to implement. Okay, in case of Uttar Pradesh, they have already implemented these rehabilitation packages, and the results are very promising. Okay, so that's why it is important that other states also should follow the suit. So what is special window for affordable and mid-income housing, Swami scheme? It was launched in November 2019, and it aims to provide priority debt financing for completion of stalled housing projects which are falling under affordable and middle income housing categories, and it aims to also provide relief to real estate developers so that if they need financing to complete their unfinished projects, they can be assured of the same. Scheme also would aid the growth of real estate sector in India, and about 1500 plus housing projects have been identified to be eligible for this scheme. So what is the eligibility criteria? Of course, these are projects which are stalled for lack of adequate funds. They are falling under the affordable and middle income category. They are net worth positive projects. They are registered projects. They have a priority for projects which are close to completion. We have this Swami fund also, which will ultimately be providing the debt financing. So this is a government backed fund which has been set up as a category 2 alternate investment fund, and the SBI Cap Ventures is the investment manager of this fund. Okay, so the maximum finance for any single project is 400 crore rupees. So the next topic is advisory board on banking and financial frauds. This topic is important for your economy section, so also your governance section. So recently Central Vigilance Commission has reconstituted the advisory board on banking and financial frauds, and this is the first level examination of this board basically conducts the first level examination of bank frauds before the investigation is delegated to agencies like the CBI. So it consists of a chairman and 4 other members, and it can examine the role of officials or public officials or whole-time directors of public sector banks, public sector insurance companies, public sector financial institutions in case of frauds which are amounting to 3 crore and above. Even the CVC or the CBI can refer any technical matters to the board for its advice, and it also gives input for policy formulation to RBI and the Central Vigilance Commission. So what is Central Vigilance Commission? It was set up by the government in 1964 on the recommendations of K. Santhanam Committee, and currently it is not controlled by any ministry or department. It is ultimately responsible to the parliament. So it consists of a Central Vigilance Commissioner and not more than 2 Vigilance Commissioners. So these appointments are made by a committee, and these appointments are made by the president on the recommendations of this committee, consisting of Prime Minister, Minister of Home Affairs, and the leader of opposition in the Lok Sabha. Okay, so the next topic is Bharat NCAP. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Road Transport and Highways has recently launched this Bharat New Car Assessment Program in New Delhi. So it is basically providing safety standards of motor vehicles which are up to 3.5 tons in India, and this program aims to provide a tool for car customers to make a comparative assessment of the crash safety of motor vehicles which are available in the market. So under this program, car manufacturers can
voluntarily offer their cars tested as per the automotive industry standard 197. So the cars will be awarded star ratings for adult occupants and child occupants, and these protocols are in line with global NCAP norms. So like there would be frontal impact test, side impact test, pole side impact test, and it would also mandate that there should be installation of 6 airbags, electronic stability control, 3-point seat belts for every passenger, emergency braking systems, etc. And Bharat CAB will give a unified rating for the vehicles, combining crash test results for both adults and children. So the next topic is Maitri Setu. This topic is important for your international relations. So India-Bangladesh Friendship Bridge, Maitri Setu, is all set to be functional soon, and it has been built over the Feni River, and it would span over 1.9 kilometers, joining Sabroom in Tripura with Ramgarh in Bangladesh. So the construction of this bridge has been overseen by National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, and it is a pre-stressed concrete bridge. It has a single span structure which would allow for smooth flow of traffic and cargo. So what is Feni River? So Feni River forms the part of India-Bangladesh border, and it originates in South Tripura district, and it passes through Sabroom town on the Indian side, and it meets the Bay of Bengal after it flows through into Bangladesh. So it is almost 116 kilometers in length. Okay. So the next topic is seamless M4T. This topic is important for your science and tech section. So Meta, which is also known as Facebook, has developed this advanced and multilingual, multimodal AI translation and transcription model called seamless M4T. So basically, it would be capable of performing various tasks, including speech to text, speech to speech, text to speech, and text to text translations in nearly 100 languages. So it would bring together diverse spoken data sources. It would be able to undertake entire translation task in one go, and it would also be able to understand or recognize when a speaker is code switching or when someone is moving between two or more languages in just one sentence. Okay, so it will also recognize the gender bias in languages and also correct it accordingly. So the next topic is LUPEX. This topic is important for your science and tech section. So in a joint effort, space agencies of India and Japan, they are embarking on Lunar Polar Exploration Mission. It is a collaborative venture between Japan Aerospace Exploration Agency and the ISRO. So it is set to be launched in 2025. LUPEX will use a rover and lander to study the possibility of establishing a base on the moon and the availability of water ice and surface exploration technologies. So Japan will develop the rover, ISRO will develop the lander respectively, and it will also carry some instruments from NASA and European Space Agency also. So Ahmedabad based Physical Research Laboratory, which is an autonomous unit of Department of Space, has proposed multiple instruments in the LUPEX mission, which would carry out measurements on the surface and subsurface near the permanently shadowed polar region of the moon. There will also be Prathima, which would undertake in situ detection and quantification of water ice mixed with the lunar surface. There will also be LEADEX that would detect the presence of charged dust particles, and this mission would provide valuable insights into the lunar polar region, and it would also help us to pave the future human exploration of the moon. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with the new topics. Until then, goodbye and take care.